है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल इन साइकोलॉजी। तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, उसके नेचर के बारे में हमने पढ़ा था, उसका रोल। तो ये कल की वीडियो में आप देख लेना। इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके थे, व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या होती है, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर, इनके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो जो हमारी आज की क्लासेस है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन की तरह है। भाई हम क्यों मानते हैं कि भाई साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट साइकोलॉजी, जो स्टडी है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि देखो साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है ना, वो आपके बिहेवियर, आपके एक्सपीरियंसेस और आपके मेंटल प्रोसेस को स्टडी करती है, ठीक है। और मैंने बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस वो सब आपको प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुकी हूँ। सो ये हमारे करता है कि भाई माइंड कैसे वर्क करता है, और हम मतलब अलग अलग मेंटल प्रोसेसेस, अलग अलग डिफरेंट बिहेवियर्स हमारे पास होते हैं। लाइक मैं आपको एक कॉमन सी चीज़ बताती हूँ। भाई साइकोलॉजी जो स्टडी होती है वो बिहेवियर को करती है। बिहेवियर क्या होता है? जब कोई भी चीज़ होती है, मतलब कोई भी चीज़, मैंने स्टिमुलस बताया, भाई आपके सामने टाइगर है तो टाइगर आपका स्टिमुलस है, और आप जो भाग गए उसको देखकर वो आपका क्या है? रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स दोनों मिलकर आपका बिहेवियर बनाते हैं। तो साइकोलॉजी जो स्टडी करती है वो बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेस की स्टडी करती है, ठीक है। साइकोलॉजी जो मैंने आपको बताया था, भाई बिहेवियर क्या होता है? जो भी हम काम करते, जो भी हम एक्ट करते हैं। एक्सपीरियंसेस, जो भी हम अंदर से फील करते हैं, बिकॉज एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू इंटरनल स्टेट, ओके। मेंटल प्रोसेस, जो भी हम मतलब याद रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? जो भी सोचते हैं, याद रखते हैं, उसको मेंटल प्रोसेस बोलते हैं। तो साइकोलॉजी का एम क्या होता है कि भाई इंसान को समझना, उसने ये बिहेवियर क्यों किया और कैसे किया। तो ये हमारी साइकोलॉजी का मेन मोटो होता है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि देखो भाई, एक सिचुएशन में हर एक बंदा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। कोई उस सिचुएशन में अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा, कोई उस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि हर एक बंदे का माइंड अलग है, हर एक बंदे का पास्ट एक्सपीरियंसेस अलग है, हर एक बंदे का मेंटल प्रोसेस अलग है। तो इस वजह से हम साइकोलॉजी जो होती है वो इन इंडिविजुअली के बीच में जो भी डिफरेंसेस होती है उनको वो स्टडी करती है, ओके। अब उसने क्या बोला है कि वी ऑब्जर्व अदर एज लिव कॉमन पर्सनस आर पॉइंट ऑफ व्यू और आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस योर इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंसेस। देखो सबके बिहेवियर, सबके एक्सपीरियंसेस एक चीज़ को लेकर अलग अलग हो सकते हैं। भाई मेरा मुस्लिम को लेकर या फिर और किसी रिलीजन, सॉरी मैं इस पर जा रही हूँ, फिर ये हो सकता है कि भाई सब एक है, सब जो यूनिवर्स है सब, बट किसी और का परसेप्शन, आप पहलगाम अटैक को देखेंगे, मैं तो उसी का एग्जांपल लूँगी, तो वहाँ आप क्या देखोगे? उनका परसेप्शन अलग होगा, ठीक है। तो अलग, एक ही चीज़ का अलग अलग परसेप्शंस होता है, बट वो परसेप्शन अलग क्यों होता है उसकी स्टडी हमारी साइकोलॉजी करती है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारी, जैसे मैंने बोला है कि हर इंसान अलग अलग होता है और डिफरेंट पर्सन बिहेव डिफरेंटली। अलग अलग इंसान अलग अलग तरीके से आपका बिहेव करता है, इसलिए सेम सिचुएशन में भी सबका रिएक्शन अलग अलग होता है। आपके फैमिली में 5 मेंबर है और एक सेम सिचुएशन है, तो पाँचों मेंबर्स का आपका अलग अलग रिएक्शन हो। कोई अब न्यूट्रल रहेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा, तो सबका एक्सपीरियंसेस, सबके रिएक्शंस आपके अलग अलग होते हैं, सबका बिहेवियर आपका अलग अलग होता है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि हाँ भी, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना, ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन देयर एक्सप्लेनेशंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस वे। जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनके जो बिहेवियर होते हैं वो बेसिकली उनको बायस को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बायस आगे तो फिर आपका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से नहीं आएगा। बायस में क्या होता है कि जब हम किसी को जज करते हैं, भाई ये ऐसा है, मतलब
इसने अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो डेफिनेटली श्योर ऐसे होगा। 1 सेकेंड प्लीज़, 1 सेकेंड, आई थिंक फैन की वॉइस आ रही होगी। सो इसमें हमारा क्या होता है कि सम जैसे हमारी साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू मिनिमाइज सच बायसेस इन देयर एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस इन वेरियस वे। देखो क्या होता है, जब भी जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो हमेशा मिनिमाइज करता है, सॉरी, बायसेस को। ठीक है, जब भी हम किसी को जज करते हैं तो अपनी सोच और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत अफेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब मान लो कि मैं जज कर रही हूँ कि हाँ भाई जो बॉलीवुड एक्ट्रेस होती है उनके अंदर सेंस नहीं होती है, मतलब सेंस इन द सेंस ऑफ मेरे पर्सपेक्टिव से देखे, साउथ की जो हीरोइंस होती हैं उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है रेदर देन नॉर्थन साइड। तो ये क्या है, ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरा सोच है वो हमें जजमेंट के लिए कर देती है। तो हम जब भी किसी को जज करते हैं तो हम अपनी सोच और पास्ट एक्सपीरियंसेस का अफेक्ट बहुत होता है, भाई हम क्या जज कर रहे हैं। ठीक है, बट साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इन बायसेस को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है। इफ़ हम नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाएंगे तो फिर हम तो उन्हीं की तरह सोचेंगे, उन्हीं की तरह परसेप्शन करेंगे। सो साइकिसाइज्ड माइंड और नॉर्मल माइंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा होगा वो हर एक चीज़ में जजमेंट देगा, बायस्ड होगा। ठीक है, पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके बायस्ड नहीं होते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि हम पर्सनल बायसेस को कम करें। अब इफ़ हम भी हर एक को जजमेंट दे देंगे, जज कर देंगे, अच्छा इसने क्यों बोला, आपको इसका रीज़न पता होना चाहिए, भाई ये बोल लेगा ऐसा या ये बोलेगी ऐसी, बिकॉज इनका पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनके जो भी थॉट है, इनका जो भी पैटर्न है वो इसी तरीके का बना हुआ है। बट आप भी उसको जजमेंटल दे दोगे तो यू आर नॉट साइकोलॉजिस्ट एंड यू हैव अ नो साइकिसाइज्ड माइंड। ओके, यू हैव जनरली नॉर्मल माइंड। तो इसलिए क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज पर्सनल बायस जब हम कम करेंगे तभी आपका सही रिजल्ट आता है। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी इज़ नेसेसरी फॉर साइंटिफिक स्टडी, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साइंस, आपको पता होगा। तो साइंटिफिक स्टडी के लिए आपकी ऑब्जेक्टिविटी होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और हमें न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। एज ए साइकोलॉजिस्ट या एज ए साइकिसाइज्ड माइंड जो होता है वो न्यूट्रल रहता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बिकॉज न्यूट्रल इज़ अ बेस्ट वे टू सोल्व अ प्रॉब्लम। क्योंकि जब आप किसी के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं यार ये तो बहुत अच्छा है, नहीं यार इसने तो मेरी हेल्प की थी, वो भी गलत होता है। बट नॉर्मल बंदे के लिए सही होता है, बट वी आर नॉट अ नॉर्मल। ठीक है, इफ़ आप नेगेटिव हो, नहीं यार ये तो बहुत गंदा है, इसने तो ये, वो भी गलत है। बिकॉज जब आप न्यूट्रल रहोगे, ना तो किसी के प्रति नेगेटिव सोचना, ना किसी के प्रति पॉजिटिव सोचना, तो न्यूट्रल इज़ अ बेस्ट वे टू परफॉर्म साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो न्यूट्रल रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जितनी ज़्यादा हमारी ऑब्जेक्टिविटी की हमें ज़रूरत है, उतनी ही ज़्यादा हमारी सब्जेक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सब्जेक्टिविटी क्या होती है भाई, इंसान की पर्सनल फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते भाई। किसी की ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिविटी आप देख सकते हो कि हाँ भाई यस यस नो, आपको ये अच्छा लगता है, बट सब्जेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज सब्जेक्टिविटी में हर एक बंदे के एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग पर्सनल फीलिंग्स होते हैं। आप इनको इग्नोर कैसे कर सकते हो, जब आप उनकी पर्सनल फीलिंग्स को, आप उनकी एक्सपीरियंसेस को इग्नोर नहीं करोगे तभी तो आप बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी आर फंडामेंटल कीज इन साइंटिफिक रिसर्च। तो इन्होंने बोला है
कि इन द इंडियन ट्रेडिशन सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इट हेल्ड टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। जो मैंने आपको बताया कि भाई सब्जेक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है, कि भाई आप उनके एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करना, अच्छा भाई इसका ये एक्सपीरियंसेस है तो इसकी ऐसी थिंकिंग होगी, ठीक है। बट इसके बाद हमारे क्या होते हैं, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट वो इस चीज़ को एम्फेसाइज करती है, रोल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ नॉलेज। इंसान के मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन हो, उसकी खुद की नॉलेज हो, इससे आप ह्यूमन बिहेवियर को और एक्सपीरियंसेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। बट साइकोलॉजी थॉट बहुत मतलब हम बोल सकते हैं ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन है, बट इट इज़ अ यंग साइंस। ओके, ये हम मानते हैं कि भाई ये ओल्ड नॉलेज क्या होता है, सोचने का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना आपका सोचने का कॉन्सेप्ट है, हम बोल सकते हैं। फीलिंग्स थॉट्स को भी स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बट साइंटिफिक तरीके से स्टडी अभी रिसेंट हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी इट इज़ अ वेरी ओल्ड नॉलेज डिसिप्लिन इज़ अ यंग साइंस। सो इट मीन्स दैट थॉट पैटर्न आर वेरी ओल्ड। सोच बहुत 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 ज़्यादा पुरानी है, बट उसको साइंटिफिक तरीके से स्टडी अभी रिसेंट है, ठीक है। उसको सोचते कैसे हम, मेमोरी कैसी होती है, एपिसोडिक मेमोरी होती है, सेमेंटिक मेमोरी होती है, तो उन मेमोरी को डिवाइड करना, फिर आगे उनको फर्दर पार्ट में डिवाइड करना, ये सब क्या है, ये सब आपकी साइंटिफिक तरीके अभी आए हैं, ठीक है, ये टेक्निक्स अभी आई हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि हम इसको बोलते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, पर अभी जैसे भाई आपने फाउंडिंग की 1879 में लिपिजिंग फर्स्ट लैब बनी थी हमारी साइकोलॉजी की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टिल इसमें डिबेट भी हुई थी, न्यू इंटरफेसेस हुए थे जिसमें रिसेंट टाइम्स में अभी इमर्ज हो रखे हैं वो। तो साइकोलॉजी जनरली सोशल साइंस में भी कैटेगराइज होती है। तो साइकोलॉजी एक डिसिप्लिन होता है, और इस डिसिप्लिन में काफ़ी होते हैं, एज अ सोशल साइंस, एज अ साइंस, एज अ आप क्या क्या पढ़ोगे, नेचुरल साइंस, तो आप बहुत आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, it should not come to as a surprise that only not only in other countries but in India also, it is also a subject of study offered in the faculty of science both at the undergraduate and postgraduate levels। अदर वेस्टर्न्स जो हमारी कंट्रीज़ होती है उसमें साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वेस्टर्न में ही होती है, हमारी इंडिया में भी ये सब्जेक्ट जो होता है वो आपकी पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट जो हमारी होती है उसमें आपका पढ़ाया जाता है। ओके, सो मैनी स्टूडेंट गो ऑन टू अर्न BSc MSc डिग्रीज इन यूनिवर्सिटी। बहुत स्टूडेंट्स हैं जो BSc MSc जो हमारी डिग्री होती है यूनिवर्सिटीज़ में, इसमें हमारी ये होती है, क्या बोलते हैं इनको, साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। टू ऑफ द मोस्ट sought आफ्टर emerging disciplines विच continuously borrow फ्रॉम साइकोलॉजी आर न्यूरो साइंस होती है, कंप्यूटर साइंस होती है, ये भी हमारी पढ़ाई जाती है। सम ऑफ अस वुड बी अवेयर ऑफ द फास्ट डेवलपमेंट ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। देखो लाइक ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स, ये कंप्यूटर साइंस, बिकॉज आप कंप्यूटर साइंस भी एक बहुत कोडिंग होती है उसमें, बहुत लैंग्वेजेस होती है, पाइथन, जावा, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन कोडिंग, ठीक है, विच वी यूज़। तो इसमें क्या होती है, कंप्यूटर साइंस के एज अ कंप्यूटर साइंस भी हम साइकोलॉजी को बोल सकते हैं। वाई, बिकॉज इसमें क्या होती है कि इसमें आपकी फास्ट डेवलपिंग ब्रेन इमेजिंग होती है, लाइक आई थिंक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, आपका EEG, जो बहुत पॉसिबली आपकी रियल टाइम में आपके जो पूरे ब्रेन के प्रोसेस की स्टडी करती है। जितने भी आपके रिसर्च होते हैं, जैसे भाई माइंड की स्टडी करते हो तो हम MRI से माइंड का स्ट्रक्चर निकालते हैं, ओके ये चीज़ें हैं, ये आपकी इसमें दिक्कत है, तो वो हमारी MRI का होता है। गॉट इट। उसके बाद क्या होते हैं,
which make it possible to study brain process in real time when they are actually taking place. Like IT areas है, human computer interaction है, AI है, cannot possibly grow without psychologically knowledge in cognitive process. ये बहुत important है, चाहे आपकी IT सेक्टर है या फिर आपका ह्यूमन कंप्यूटर है, इंटरेक्शन है, AI है, वो उनकी ग्रोथ ही पॉसिबल नहीं है साइकोलॉजिकल नॉलेज के बिना. कोग्निटिव प्रोसेसेस में जब तक उनके पास साइकोलॉजिकली नॉलेज नहीं है तो उनकी ग्रोथ पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. तो साइकोलॉजी जो डिसिप्लिन है उसके पास दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं विच मेक यूज़ ऑफ अ पैरेलल स्ट्रीम में मैं आपको बता देती हूँ. नंबर वन बायोलॉजिकली. ठीक है. बिकॉज टू पैरेलल स्ट्रीम्स मीन्स डैट नंबर वन आपका बायोलॉजिकली में आपका क्या होता है. बायोलॉजिकली में आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, ठीक है, ये हमारी बायोलॉजिकली होती है. एंड सेकंड होती है सोशल एंड कल्चर. सोशल एंड कल्चर में क्या होता है, आपकी सोसाइटी और इन्वायरमेंट. भाई आपकी सोसाइटी कैसी है, आप किस सोसाइटी में रह रहे हो, आप हाई क्लास सोसाइटी में रह रहे हो या फिर आप लो क्लास सोसाइटी में रहे हो, आपका इन्वायरमेंट कैसा है. इन्वायरमेंट खाली आपका नहीं होता, इन्वायरमेंट आपका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, आपका पर्सनल इन्वायरमेंट कैसा है, पर्सनल इन्वायरमेंट भी आपका होता है. तो इसका भी अफेक्ट आपके उस पर पड़ता है. ठीक है. तो आपकी साइकोलॉजी में दो पैरेलल स्ट्रीम्स होती है जो बायोलॉजिकली होती है, क्योंकि दोनों ब्रेन का भी इम्पोर्टेंस होती है साइकोलॉजी में और बॉडी का भी इम्पोर्टेंस होती है. खाली हम ही नहीं बोल सकते हाँ भाई ये बच्चे इस इन्वायरमेंट में रहता है पुअर कंडीशन में तो इसका डेवलपमेंट ऐसा है. नहीं, जो अच्छे हाई फाई क्लासेस वाले उनका भी डेवलपमेंट डिले होता है. वाई? तो आपका ब्रेन बॉडी नंबर वन बायोलॉजिकली और जो सेकंड है हमारा वो आपका सोशल एंड कल्चर है. ओके. तो ये हमारी जो दो इम्पोर्टेंट स्ट्रीम्स थी उसके बारे में मैंने आपको बताया. अब these streams sometimes converge only to drift apart and go their separate ways. कुछ टाइम में ये आपकी अलग हो जाती है और इनकी सेपरेट वेज हो जाती है. साइकोलॉजी इसको भी एक डिसिप्लिन समझती है. साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. ओके. तो जितने भी आपकी बिहेवियरल फिनोमिनन हैं ये डिस्कवर करते हैं कि भाई हमें कंट्रोल्ड सिचुएशंस में कैसा डाटा कलेक्ट करना चाहिए. अब मैं इसके पूरे आपको इसके बारे में बताऊंगी कि भाई कैसे कैसे हमारे होते हैं. नेचुरल साइंस भी है. इन अदर हैंड साइकोलॉजी सोशल साइंस भी है. सोशल साइंस क्यों है, आप कैसे बोल सकते हो कि भाई सोशल साइंस है. क्योंकि देखो सोशल साइंस इस वजह से है क्योंकि बिहेवियरल का जो फिनोमिनन है ना भाई, हम लोगों के बीच में रहते हैं. सिंपल सी बात है, लोगों से ही सोसाइटी बनती है. हम सोसाइटी के बीच में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसका भी अफेक्ट हमारे डेवलपमेंट पर होता है. एंड डू यू नो वेल, सोशल डेवलपमेंट इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट. आपको पता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक सोशल डेवलपमेंट भी आपका एक भाग है कि हाँ भाई हम बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट. तो सोसाइटी के साथ आपकी जो उनके बीच में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शंस कैसा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है. ठीक है. टू हैव मल्टीपल कॉजेज़, इसके बहुत बिहेवियरल फिनोमिनन के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं. भाई मान लो कि किसी का कल्चर अच्छा नहीं है, उनके कल्चर में ज़्यादा मतलब मैं एज अ फीमेल मैं देखूं तो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं कि फ़ीमेल्स को सप्रेस करते हैं. भाई ये नहीं पहनना, ये नहीं खाना, बाहर नहीं जाना, वो नहीं करना. तो और उस फीमेल्स के एम्बिशंस हैं, कुछ उसकी डिज़ायर्स हैं, कुछ उसके सपने हैं. तो तो जो ड्रीम्स है, जो उसके सपने हैं वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो रहे हैं. तो सप्रेस हो रहे हैं तो वो तो नहीं समझ पाएंगे बिकॉज उनके पास एक नॉर्मल माइंड है, वो नॉर्मल माइंड से देखते हैं. तो अब वो उस चीज़ को नहीं समझ पाते. तो वो जो फीमेल है, जो भी वो लड़की है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा मतलब घमासान, यू कैन से दैट, कि अंदर ही अंदर वो मेंटली
डिस्टर्ब होती है, तो उसकी हर एक चीज़ डिले होती जाती है, बट नो वन कैन अंडरस्टैंड दैम। तो ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिहेवियरल फिनोमिनन, जिसमें मल्टीपल कारण होते हैं, खाली एक नहीं होता है कि हाँ भाई ये होता है तो टेक इट लेट इट बी। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन में सोशल साइंस है, बायोलॉजिकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। हाउ कैन यू से दैट अ साइकोलॉजी इज़ अ नेचुरल साइंस? इसमें हम पहले भी बता चुके हैं, साइकोलॉजी हैज़ इट रूट्स इन फिलोसफी। साइकोलॉजी फिलोसफी से इमर्ज हुई है, ठीक है। फिलोसफी, व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी? फिलोसफी एक ऐसा स्कूल था, एक ऐसा डिसिप्लिन था जिसमें जो भी ज्ञानी होते थे, लाइक सोक्रेट्स हैं, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट तो बाद में आए हैं, पहले हमारे फिलोसफर जिसको हम बोलते हैं दार्शनिक। तो उसमें क्या होता था भाई, उसमें वे थ्योरी बना देते थे, ठीक है, उसमें जनरल थ्योरी बना देते थे। प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है, ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी दार्शनिक माने जाते हैं, महात्मा गांधी भी है। हम इंडियन फिलोसफिकल उसमें आए तो अरविंदो घोष है, ज्योतिबा फुले है, देयर आर मैनी फिलोसफिकल आइडियाज़, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ़िलोसफिकल में क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी फ़िलोसफिकल की बातें। फ़िलोसफिकल में होता क्या है, देखो फ़िलोसफिकल जो होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, साइंस प्लेसेस अ ग्रेट डील ऑफ एम्फेसिस ऑन ऑब्जेक्टिविटी which can be obtained if there is consensus on the definition of a concept, how it can be measured। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी क्या होता है इसमें, मतलब साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में है क्या, वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर आप उसकी एक बार रीडिंग करने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस है क्या। उसमें क्या होता है, साइकोलॉजी पर फिज़िक्स का इन्फ्लुएंस पड़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िक्स? फिज़िक्स में क्या होता है, फिज़िक्स ऐसे थोड़ी है कि हाँ भाई कोई जनरल चीज़ें आई, हाँ भाई लिख दी किसी की स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता है। तो साइकोलॉजी पर फिज़िक्स का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा है, ये आपका नेचुरल साइंस है, ठीक है। तो फिज़िक्स का इन्फ्लुएंस कैसे पड़ा है, फिज़िक्स के मेथड, जो एक मेथड यूज़ होता है फिज़िक्स में, जब भी आपकी थ्योरीज होती है, जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, फोर्स, मोशन, वटेवर जो भी आपने पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, फिज़िक्स में हमेशा एक ही मेथड यूज़ होता है, एक ही रीजनिंग यूज़ होती है। वो क्या होती है आपकी, जिसमें जो ये रीजनिंग है वो आपकी होती है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ओके। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ये आपका फिजिक्स में एक ही मेथड यूज़ होता है, ठीक है। अब ये है क्या, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल में क्या होता है भाई, कोई भी जनरल इफ़ हम देखते हैं, पहले हम थ्योरी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पहले हम थ्योरी बनाएंगे। तो थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी बेसिकली होती क्या है, थ्योरी में मतलब किसी की भी सोच मान लो, कोई भी आइडिया मान लो, इसी को हम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। सोच हो गया, आइडिया हो गया, उसको हमने थ्योरी मान लिया। तो सबसे पहले हमने थ्योरी बनाई। जो भी रिसर्च होती है, जितनी भी रिसर्च आपकी होती है, व्हेन यू गो फर्दर इन पीएचडी, सो यू विल फेस, तो आप क्या करोगे, तो फिर एक मेथड है, तो पहले हम थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी में होता क्या है, आपकी सोच होंगी, आपकी आइडियाज़ होंगे, वो हम बनाते हैं। फिर उसे हम हाइपोथेसिस निकालते हैं। थ्योरी बनाई, थ्योरी से आपका हाइपोथेसिस आया। हाइपोथेसिस में क्या होता है, हाइपोथेसिस हम देसी उसमें बोले या फिर हम हिंदी टर्म में बोले तो अंदाज़ा, एक तरीके से थ्योरी बना ली, कोई भी सोच आपकी, कोई भी आइडिया आपने बना लिया, ओके ओके ये होता है। उसके बाद आपने हाइपोथेसिस यानी एक अंदाज़ा आपने बना लिया। फिर उसको हाइपोथेसिस बनाने के बाद फिर आप उसको टेस्ट करते हो। टेस्ट में क्या आता है, आप साइंटिफिक, देखो साइंटिफिक एडवांसमेंट तभी होती है
जब हम किसी चीज़ की फिनोमिनन, जो भी फिनोमिना होता है उसको थ्योरी से समझते हैं। कोई भी फिनोमिना हुआ उसको थ्योरी से समझते हैं, ठीक है। लाइक बिग बैंग थ्योरी है। अब बिग बैंग थ्योरी जो ये पूरा बिग बैंग पूरे एक यूनिवर्स की थ्योरी है, भाई यूनिवर्स कैसे बना, मिल्की वे, ये सारी क्या है, एक थ्योरी है। बट थ्योरी, आपने इससे पता है इस थ्योरी को बनाने में कितनी एडवांसमेंट हुई है, कितने फिनोमिनाज लगे हैं, कितने लोगों की कंट्रीब्यूशन है, ऐसे थ्योरी नहीं बनती है। हाइपोथेसिस इसमें लगे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी इज़ नथिंग एल्स बट प्रोपोजिशंस, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट या बातें, भाई मान लो हम 7 लोगों का ग्रुप है, हमने मोटिवेशन पर एक थ्योरी बनाई। हम 7 लोगों का जो भी ग्रुप है या जो भी बातें हैं, उसके किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि भाई आज का जो मान लो कि एक ये है यूथ है, वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करता है। अब वो स्क्रॉलिंग करता रहता है विदाउट एनी पर्पस। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? हम 7 बंदे इस पर बैठे हैं, हम एक थ्योरी बना देते हैं। तो यही होता है, थ्योरी कुछ भी नहीं होता। थ्योरी एक बस मतलब कुछ लोगों की कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ग्रुप है उनकी स्टेटमेंट होती है, वो किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को एक्सप्लेन करती है, बट वो लॉजिकली तरीके से एक्सप्लेन करें। ऐसे नहीं है कुछ भी इलॉजिकल आपने बना दिया, लॉजिकल तरीके से उसको एक्सप्लेन करें। तो उसी के बेस पर आपके हाइपोथेसिस बनते हैं, यानी कोई भी अंदाज, यानी टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन हो सकता है, मे बी हाँ भाई आप हो सकता है, जिसमें हम हाइपोथेसिस हाँ भाई ये भी हो सकता है कि भाई उसके 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 दिमाग वो प्लेजर चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अंदाज़ा, ये हो सकता है, ये टेम्परेरी एक्सप्लेनेशन ही हाइपोथेसिस होते हैं। फिर उन हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट जब उसका होता है तो उसमें क्या होता है, रियल डाटा आपका कलेक्ट किया जाता है, हाँ भाई ये रियल डाटा है। उसमें देखा जाता है उन हाइपोथेसिस में कौन सा गलत है कौन सा सही है। जब आप पीएचडी करोगे तो उसमें बहुत थीसिस आपको बनानी पड़ती है, आपको थ्योरी बनानी पड़ती है, उसके बाद हाइपोथेसिस होती है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। उसमें आप देखते हो कि भाई क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो उसमें फिर आपकी थ्योरी को रिवाइज किया जाता है। अब रिवाइज में क्या होता है, अगर डाटा कुछ और बताता है तो थ्योरी को हम चेंज या रेस कर दिया जाता है। मान लो कि भाई हमने डाटा हाइपोथेसिस जो अपनी रीडिंग थी वो कुछ और निकाली, बट दूसरे ग्रुप की रीडिंग कुछ और आई, तो इसमें हमारे क्या होता है, हम उसको रिवाइज कर देते हैं। गलत निकली हमारी जो रीडिंग, हमारा जो रिजल्ट है, सो वी विल इम्प्रूव इट, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इफ़ उसके सही निकली तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और इसी मेथड से साइकोलॉजिस्ट ने काफ़ी थ्योरीज बनाई हैं, मोटिवेशन, लर्निंग, परसेप्शन, इंटेलिजेंसी, क्रिएटिविटी, बहुत बहुत ज़्यादा आपकी थ्योरीज बना रखी हैं। तो ये हमारा इसमें था साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। तो जो मैंने बताया उसमें सब कुछ आपका यही था। अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस कैसे है। आपने डिसिप्लिन पढ़ा, आपने नेचुरल साइंस पढ़ा, अब साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस आपका ये कैसे है। वी मैंशन अबाउट साइकोलॉजी इज़ रिकोगनाइज्ड मोर एज अ सोशल साइंस। हम ज़्यादा सोशल साइंस को रिकोगनाइज करते हैं बिकॉज ये इट स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सोशल कल्चर कॉन्टेक्ट्स। क्योंकि ये सोशल बहुत इंटरेस्टिंग है ये, उसमें हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई उनकी जो सोसाइटी है, उनके जो कल्चर का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें वो कैसे बिहेव करते हैं। देखो, ह्यूमंस आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट। जो ह्यूमंस है वो आपके सिर्फ सोसाइटी और कल्चर कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, वो खुद भी क्रिएट करते हैं, वो उनको खुद भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्यों? बिकॉज ये बोलते हैं कि भाई ह्यूमंस एज सोशल बींग्स डेफिनेटली शोज जो ह्यूमंस है, एक मिनट में सेकेंड है, डेफिनेटली जो ह्यूमंस हैं वो सोशल बींग्स हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक स्टोरी बताती हूँ। रंजीता एंड शबनम, रंजीता एंड शबनम वर इन द सेम क्लास में दोनों पढ़ती थी, एंड दे वर इन द सेम क्लास
अल्दो वो थी, दे वर जस्ट एक्वेंटेड विद ईच अदर, वो एक दूसरे की बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक्वेंटेड होता है, सहचारी थी। एंड देयर लीव्स वर क्वाइट डिफरेंट, बट वो रहती अलग अलग थी। तो एक क्या हुआ, रंजीता जो थी वो एक फार्मर फैमिली से थी, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे और उसका जो बड़ा भाई तो फार्म मतलब अपनी खेती वगैरह करते थे। एक दे लिव टुगेदर इन देयर हाउस इन द विलेज, वो गांव में एक साथ रहते थे। रंजीता एथलीट में गुड थी। कौन? रंजीता। ठीक है। तो रंजीता अब जो किसके पेरेंट्स थे, वो आपके रंजीता के एक भाई, उसके किसान फैमिली थी और उसके पेरेंट्स वो एथलीट में अच्छी थी। और उसने वो स्कूल में भी उसने काफ़ी लंबी दौड़ में अपना बेस्ट किया है, अपना रेस लगाई है। और वो लोगों से बातें करना, उनसे उनके फ्रेंड्स बनाना उसको बहुत पसंद था। सोशली थी वो, ठीक है, लोगों से बातें करना, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को पूछना, उनसे उन फ्रेंड्स बनाना, वो बहुत कॉमन था। बट अनलाइक हर, शबनम अपनी मम्मी उसी गांव में अपनी मम्मी के साथ रहती थी। उसके पापा एक टाउन में, वहीं गांव के पास एक टाउन था, वो ऑफिस में काम करते थे और वो हॉलीडेज़ के दौरान ही घर पर आते थे। शबनम बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी and loved staying home and taking care of your younger brother. She was shy and avoided meeting people. देखो, there are two girls which has different opinions and nature. ठीक है, उसमें क्या होता है, शबनम एंड रंजीता। तो रंजीता जो है उसके पापा खेती करते थे, ठीक है, उसकी अच्छी फैमिली थी, फार्मिंग करते थे। और उसके साथ साथ उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि वो एथलीट अच्छी थी और उसने अपने एथलीट में आगे भी बढ़ दी थी। उसको लोगों से बात करना बहुत पसंद था। बिसाइड्स जो हमारी शबनम थी, शबनम क्या थी, शबनम जो थी वो सेम ही विलेज में रहती थी। उसके पापा हॉलीडे पर आ जाते थे, उसको अपने छोटे भाई की देखभाल करना बहुत पसंद था। वो बहुत अवॉइड करती थी लोगों से बात करना, ठीक है। तो लास्ट ईयर देर वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और द रिवर नियर बाय ओवरफ्लोड इनटू द विलेज, मतलब बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि पानी जो गांव से पानी बह रहा था, मतलब उनके जो रिवर है वो ऊपर, जैसे बारिश में जो पानी होता है वो रिवर्स के ऊपर आ गया था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मैनी हाउसेस इन द लो लाइंग एरियाज वर फ्लडेड, बहुत ज़्यादा घर उनके मतलब ऐसे बाढ़ में बह गए थे। द विलेजर्स गो टुगेदर एंड ऑर्गेनाइज्ड हेल्प एंड गेव शेल्टर टू पीपल इन डिस्ट्रेस। भाई काफ़ी लोग जो गांव के थे वो एक साथ उन्होंने हेल्प की और जो आपके बेघर थे उनको घर प्रोवाइड किया। तो शबनम भी उसी वॉज ऑल्सो फ्लडेड, शबनम का घर था वो भी मतलब उसमें बाढ़ में बह गया था। तो शी केम टू लिव इन रंजीता हाउस, वो रंजीता के घर गई, उसकी मम्मी और उसके भाई के साथ वो रही। रंजीता बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? उसकी फैमिली के हेल्प करने के लिए और उसको अपने घर में कंफर्टेबल फील कराने के लिए। जब वैन द फ्लड वाटर रिसीडेड, जब पानी का बहाव कम हुआ तो रंजीता की जो मदर थी और जो उसकी ग्रैंड मदर थी, उसने शबनम के घर को सेटअप करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की। तो दोनों फैमिलीज बहुत क्लोज हुई। तो और रंजीता और जो शबनम थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स हुई। सो इसमें इस केस में आपने क्या देखा, जो मैंने एक केस स्टडी बताई है, इन दिस केस ऑफ रंजीता एंड शबनम, बोथ आर वेरी डिफरेंट पर्सनस। वो दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनस थी एंड दे ग्रो अप इन डिफरेंट फैमिलीज अंडर कॉम्प्लेक्स सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। दोनों अलग अलग उनकी डिफरेंट आपकी कंडीशंस थी। तो रेगुलरिटी इन द उनके जो नेचर था उसमें रेगुलरिटी आई, एक्सपीरियंसेस, उनके जो सोशल फिजिकल इन्वायरमेंट था, उनका मेंटल प्रोसेस ऐसा हो रखा था। बट द सेम टाइम देयर आर वेरिएशंस इन देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर में, उनके एक्सपीरियंसेस में वेरिएशन थी विच वुड बी डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट यूजिंग द नॉन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था प्रिडिक्ट करना उनकी जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसेस थे उनको जानना, बिकॉज देर वर टू गर्ल्स विच वर डिफरेंट आपका बिहेवियर, ठीक है। सो इसमें क्या है, वन कैन अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ इंडिविजुअलीज इन कम्युनिटीज बिकम क्वाइट हेल्पफुल एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इन क्राइसिस, as was the case with the people in the village of Ranjita and Shabnam.
But even in that case, not every villager was equally helpful, and also under similar circumstances, not every community is so forthcoming. ओके, तो इसमें हमारा क्या होता है कि देखो, और भी जब ये फ्लडेड का जो मैंने आपको बताया इस केस स्टडी में कि भी फ्लडेड आए, बट अलग अलग सिचुएशन थी। अब सिचुएशन अलग अलग थी तो उसमें क्या हुआ भाई, इतनी अलग अलग सिचुएशन में और भी उस गांव के लोग होंगे, बट उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की, क्योंकि सबका अलग अलग सोशल कल्चर होता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। आपके घर में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का अलग अलग नेचर होगा, सबका सेम नेचर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एक्सपीरियंसेस के साथ वो आते हैं। ओके, तो इनफैक्ट समटाइम्स द अपोजिट इज ट्रू, पीपल बिकम कुछ सिमिलर ये सर्कमस्टांसेस उसमें एंटी सोशल हो जाते हैं, इंडल्जिंग इन लूटिंग। बहुत ऐसे भी होते हैं भाई जो इस जैसे भाई उसमें ब्लड फ्लो हुआ तो उसका कुछ नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जैसे चोरी डकैती, कुछ उसमें हेल्प भी करते हैं। तो इसमें रीज़न क्या होता है, साइकोलॉजी इस वजह से सोशल साइंस होती है कि भाई आप किस कॉन्टेक्स्ट में रह रहे हो, कैसा आपका, कैसे आपकी कम्युनिटी है, कैसा आपका कल्चर है, कैसा आपका रिलीजन है, कैसे आपकी कास्ट है। तो इन चीज़ों का भी बहुत अफेक्ट पड़ता है आपकी साइकी पर। ओके, सो साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर है, एक्सपीरियंसेस है, उनकी सोसाइटी और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में उससे डील करती है। साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जो आपके इंडिविजुअली और कम्युनिटीज़ का सोशल कल्चर और फिज़िकल इन्वायरमेंट के रिलेशन में आपका मतलब कैसे आपका रिलेट करती है, आपकी सोसाइटी आपका कल्चर कैसे आपके डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालती है, उस चीज़ के बारे में आपको बताया। इफ़ रंजीता एंटी सोशल बिहेवियर की होती तो उसकी हेल्प भी नहीं करवाती भाई शबनम की, बट उसका सोशली बिहेवियर था, उसको लोगों से बात करना पसंद था, शी वॉज एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, सो शी हेल्प्ड शबनम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई कोई एंटी सोशल होता है, कोई प्रो सोशल होता है, तो देयर आर मेजर डिफरेंस। सो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, तो कल की क्लास के लिए तब तक बने रहें। कल हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। तो टेक केयर, बाय बाय।